डियर सर, ये इट्स सेकंड क्लास। तो जिन्होंने हमारी ये क्लास में हमें ज्वाइन किया है, तो वो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो पार्ट वन है ब्रेन की वीडियो वो देख लें, ताकि एक समा बन जाए कॉन्सेप्ट, वरना ये अधूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो डियर सर, अब जो हम स्टडी करेंगे इसमें हमने फ्रंटल लोब्स, पैराटल और ये ऑसिपिटल टेम्पोरल सेरिबलम को हम और ब्रेन स्टेम को डिस्कस कर चुके हैं। डियर, अब जो हम डिस्कस करेंगे, ये देखें, ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है जी, तो टू द पॉइंट चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाता जा रहा हूँ। तो पहली बात ये है कि हाइपोथैलेमस जो है वो है क्या। हाइपोथैलेमस जो एक स्मॉल रीजन है ब्रेन की, और वो थैलेमस के नीचे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। तो हाइपो का मतलब ही अंडर होता है। तो थोड़ा सा मैं इनको जो है थोड़ा हाईलाइट कर दूं, थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम स्टडी करते जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो अब टर्न जो है वो किसका है, वो है हाइपोथैलेमस का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइपोथैलेमस क्या है। ठीक है जी, आवाज सही है? सना, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाइपोथैलेमस। डियर, हाइपोथैलेमस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हाइपोथैलेमस है क्या। अ स्मॉल पोर्शन। तो ये क्या है, अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन। रीजन ऑफ द ब्रेन, एक छोटी सी रीजन है ब्रेन ब्रेन की। और कहाँ पे होता है? अबव होता है, सॉरी, बिलो द हाइपोथैलेमस। अबव नहीं, अबव द पिट्यूटरी होगा, और बिलो बिलो द थैलेमस। ठीक है, एंड अबव द पिट्यूटरी। ठीक है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी यही करता है, तो इसका दूसरा नाम है मास्टर कंट्रोल सेंटर। मास्टर ग्लैंड की बात नहीं कर रहा, मास्टर कंट्रोल सेंटर क्या बोलते हैं डियर्स इसको? मास्टर कंट्रोल सेंटर और थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी इसको कहते हैं। यस, वो तो उनका फंक्शन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये पूरे का पूरे पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। मास्टर कंट्रोल सेंटर कहते हैं इसको। ठीक है जी। और जैसे सैल ने बताया, वो भी लिख देते हैं। हाँ, ये क्या है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है। लेकिन जब ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, तो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। अच्छा, इनकी अगर हम बात करें, इनके कौन कौन से रोल होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनके सेंट्रल रूल्स रोल होते हैं हमारी बॉडी में, वो हम पहली बात तो होमियोस्टेसिस को ये क्या करेगा, रेगुलेट करता है या मेंटेन करता है। ठीक है जी। अब उनके साथ क्या क्या होगा, जो जो होमियोस्टेसिस के जब पहलू होते हैं हमारे, जैसे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर, इस वजह से नाम पड़ गया क्या, ये पड़ गया थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरा फंक्शन, हंगर और भूख लगाना और प्यास लगाना, हंगर एंड थ्रस्ट। ठीक है जी। उसके बाद
स्लीप वेक साइकिल भी यही चलाएगा। स्लीप वेक साइकिल, वैसे स्लीप वेक साइकिल हम जो है वो पिनियल ग्लैंड जो होता है वहां पे, उसके साथ भी रिलेट करते हैं इसको। वो भी साइकिल चलाता है, लेकिन सर इसका भी रोल होता है, हाइपोथैलेमस का भी रोल होता है इमोशन। ठीक है, इमोशनल बिहेवियर या हार्ट रेट, क्योंकि ये फिजियोलॉजी के प्रोसेस जो होते हैं, हार्ट रेट को भी चलाना इसका ही काम होता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को भी। ये कोई एक काम नहीं होता, काफी काम जो है मुख्तलिफ ब्रेन के हिस्सों के एक जैसे होते हैं, जैसे ब्रेन स्टेम के और मेडुला के मिलते जुलते हैं, ऐसे ये फिजियोलॉजी के काम भी करेगा। ठीक है, ये तो हो गया होम्योस्टेसिस का रोल इसमें। अगर हम बात करते हैं भाई इंडोक्राइन में भी रोल है इसका, तो हम कहेंगे यस, एंडोक्राइन में भी इसका रोल है। तो ये था, कौन सा रोल था इनका? होम्योस्टेसिस वाला रोल था ये, होम्योस्टेसिस। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? जी सर। आगे चले। जी हेलो। सर। ओके डियर्स, इनके अलावा अगर हम बात करते हैं हाँ, ओके डियर्स, तो हाइपोथैलेमस की फर्दर एस्पेक्ट्स। अब एज एंडोक्राइन, पहले हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस के तौर पे, अब ये रेगुलेटर है, इट रेगुलेट्स द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन्स, क्योंकि रिलीजिंग फैक्टर भी इसी के पास होते हैं, इनहेबिटरी फैक्टर भी इसी के पास होते हैं। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ये हुक्म करता है कि फला हार्मोन को रिलीज करो, फला को बंद करो, वो सारा काम इसका ही होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, उस पे भी इसको जो है वो क्या होता है, वो होता है, कंट्रोल होता है। तो ये प्रोड्यूस करवाता है हार्मोन्स। यानी इसके पास ना, एंडोक्राइन की जब भी बात करते हैं तो ये क्या है, ये हार्मोन की बात करते हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स के लिए दो इसके क्लस्टर सेल्स के होते हैं। एक क्लस्टर होता है, एक क्लस्टर होता है इनका रिलीजिंग फैक्टर। दूसरा जो इनका होता है वो होता है इनहेबिटरी फैक्टर। इसको फर्दर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो हार्मोन्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्मोन वाला अलग चैप्टर है। तो यहाँ बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रिलीजिंग फैक्टर भी इसी का ही काम है, और इनहेबिटरी फैक्टर भी। रिलीजिंग फैक्टर कहो या हार्मोन कहो, इनहेबिटरी फैक्टर कहो या हार्मोन कहो, ये रिलीज होके ना स्टिमुलेट करते हैं। किसको स्टिमुलेट करेंगे? स्टिम्युलेट, ये स्टिमुलेटिंग किसको करेक्ट किया जाएगा? पिट्यूटरी को, कि भाई इनके जो रिलीजिंग फैक्टर जाएंगे पिट्यूटरी पे, खास तौर पे कौन से पिट्यूटरी? इंटीरियर पिट्यूटरी। रिलीजिंग फैक्टर वहां से, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसके अपने हार्मोन्स नहीं होते, उनके जो है ये इसके ही फिर हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के, ऑक्सीटोसिन और क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। और एडिनो, जो एडिनो हाइपोफाइसिस जो उनका होता है, इंटीरियर जो उनका होता है, उनसे रिलीजिंग फैक्टर निकलेंगे और इनहेबिटरी फैक्टर भी वहां से। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उनमें क्या होगा, उनमें भी इनका ही असर वसूख होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के ना हार्मोन्स जाएंगे, देखे ना जरा, ये सिंपल सा मैं एक छोटा सा ना ये एक वो बना देता हूँ ताकि पता चले। ये देखें, ये इंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है जी, तो ये इनका स्टॉक है। इनका ऊपर वाला एरिया जो है वो हाइपोथैलेमस का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा डियर्स, जब हम एंटीरियर की बात करेंगे तो वहां से जो ट्रॉपिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज किए जाएंगे, और नॉन ट्रॉपिक भी किए जाते हैं। लेकिन ट्रॉपिक वो हार्मोन्स होते हैं
जो दूसरे हार्मोन्स पे फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो ट्रॉपिक आ गया। चार ट्रॉपिक होते हैं, वैसे इनके पास जो है टोटल 7 हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, लेकिन ट्रॉपिक 4 होते हैं। और इनके अलावा ये तो एक सर ये आवाज एग्जांपल नहीं मैंने आ दे रहा दी। था। दूसरी अगर पोस्टीरियर की बात करते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर की या न्यूरो हाइपोफाइसिस की, तो एन में बात, एन की यहाँ पे न्यूरो की बात करूंगा। न्यूरो, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस में इनके ना दो फैक्ट यानी हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे। कौन कौन से? एक ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब ये हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो ये वेजोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, हमारी कलेक्टिंग डक्ट पे इट विल बी ओके रिलीजिंग हार्मोन्स। तो रिलीजिंग फैक्टर कह दो या रिलीजिंग हार्मोन कह दो, जिनको हम ट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि रिलीज करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं दूसरे हार्मोन्स को एक्टिवेट। और इनहेबिटरी जब उनकी जो है एज खत्म हो जाती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन की भी कोई एज होती है, उनकी खत्म हो गई, एज खत्म हो गई, तो फिर क्या करते हैं, फिर वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो इनहेबिटरी एक्शन करते हैं वो। ठीक है, तो रिलीज उनका बंद कर देते हैं। ये तो हो गया हाइपोथ यानी ये मैंने बता दिया, एंडोक्राइन और होमियोस्टेसिस दोनों बता दिए। और ये दोनों यानी नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान में ब्रिज भी बनाते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक भी बनाते हैं। तो इनका ये भी काम होता है। ठीक है, दो यानी इनके दरमियान में पिट्यूटरी ग्लैंड और सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम और इनके दरमियान में नर्व सिस्टम के दरमियान में ये क्या करेंगे, ये एक जंक्शन, एक रोल निभाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया? जी। क्लियर है? क्लियर। जी ओके सर जी। क्लियर है। अब देखें जरा, अगर हम थैलेमस की बात करते हैं, तो ये देखें थैलेमस है। तो थैलेमस की जब भी हम बात करेंगे, तो ये है हमारा थैलेमस। थैलेमस का भी काफी रोल होता है, इसका काफी नहीं बहुत ज्यादा रोल होता है इनका। पहली बात ये कि ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये सिवाय स्मेल की इंफॉर्मेशन को बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको जो है वो सेंसर इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। ये क्या करेगा, रिलाइंग करेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ली है, और ये दोनों इंफॉर्मेशन मतलब जो रेस्पॉन्स दे रहा है ब्रेन, वो उसकी भी बात हम कर रहे हैं, और इनका अपना जो है उसकी भी हम बात करेंगे। दोनों चीजें, कोई एक चीज की बात नहीं कर रहा मैं, मोटर न्यूरॉन की भी बात कर रहा हूँ और इनकी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैलेमस की। तो थैलेमस का काम जो होता है, ये रिलेइंग का काम होता है। किसके दरमियान में? जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, इन दोनों के दरमियान में। आई बात समझ में? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में जो जो चीजें आती हैं, वो सारे की सारी, जो सिंपली कहे कि भाई एक प्योन हो, और कोई बंदा बाहर से आए, और हेडमास्टर में उसका या HM में उसका काम हो, तो ये क्या करता है फिर, ये उनसे नाम पूछता है, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सीधा किसको देगा, वो HM को देगा। तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन सीधी जो है वो आगे पहुंचाएगा से, लेकिन मैंने कहा ना, सिवाय किसके, सिवाय स्मेल के। बाकी जितनी भी चीजें होती है, तो इसलिए हम इसको पता है क्या बोलते हैं, हाई थैलेमस को हम रिले सेंटर भी कहते हैं, इस वजह से क्योंकि ये सबसे इंफॉर्मेशन पहले इनके पास आती है। थैलेमस, ठीक है। थैलेमस को हम कहेंगे ये ब्रेन का जो है वो रिले सेंटर होगा। तो यहाँ लिख दिया रिले इसमें स्टेशन। इंटर न्यूरॉन्स होंगे इसमें। सॉरी, इंटर न्यूरॉन्स होंगे क्योंकि ये सेंसरी और मोटर ब्रेन का दोनों के पार्ट, ब्रेन का पार्ट जो होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, सेंसरी न्यूरॉन्स की बात नहीं कर रहा ना। जाहिर सी बात है, सेंसरी न्यूरॉन जो हैं, वो खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो सिर्फ उनका जो
ताल्लुक होता है वो जो पीएनएस होता है वहां तक होता है। सीएनएस में जो न्यूरॉन्स पाई जाती है वो इंटरमीडिएट न्यूरॉन पाई जाती है, ना तो मोटर न्यूरॉन पाई जाती हैं, ना ही जो है वो सेंसरी न्यूरॉन पाई जाती है। ठीक है जी। लेकिन इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, न्यूरॉन्स की बात नहीं हो रही। ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे ये जो है रिले सेंटर है या रिले स्टेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग और ट्रांसमिटिंग सेंसरी और मोटर सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग, यहाँ पे प्रोसेस भी होगा और ट्रांसमिशन का प्रोसेस होगा, सेंसरी एंड मोटर। मोटर का मतलब जो रेस्पॉन्स जाएगा, ठीक है, दोनों के सिग्नल को यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको प्रोसेस किया जाएगा और उनको भेजा जाएगा कहाँ, टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो ये, और दूसरे भी है एन अदर एरियाज, जो दूसरे एरियाज होते हैं वहां तक, जो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं। ठीक है। तो इनका जो मेजर रोल कहाँ पे होता है, पहला रोल इनका होगा कॉन्शसनेस में। ठीक है जी। कॉन्शसनेस, जो बेदार होके जो हम फंक्शन करते हैं, जो वॉलंटरी जिसको कह सकते हैं, कॉन्शसनेस जो है वो वॉलंटरी को ही हम कहते हैं। ठीक है। तो ये स्लीप और अलर्टनेस, अलर्टनेस एंड मेमोरी, तो ये काफी काम मैंने कहा था एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है। और सिंपली इसका जो मेजर रोल है ना, गेट कीपर का होता है, इसको हम क्लियरिंग हाउस भी कह सकते हैं, इसको हम क्लियरिंग हाउस भी कह सकते हैं, और इसको हम गेट कीपर भी कह सकते हैं, क्योंकि गेट कीपर वो होता है जो बाहर से, बाहर के पैगाम जो होता है वो सेल यानी ब्रेन के पार्ट्स में जो है वो पहुंचाना सारा किसका काम होता है, थैलेमस का काम होता है। तो हाइपोथैलेमस भी क्लियर और थैलेमस भी क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। ठीक है डियर। तो यहाँ पे देखें कार्पस कैलोसम को भी हमने जो है वो पढ़ा कि कार्पस कैलोसम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है और पेराइटल लोब का फंक्शन क्या होता है, टेम्पोरल का। ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो ये देखें फ्रंटल लोब है, पेराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल लोब है, और ये एरियाज भी हमने जो है वो डिस्कस ऑलरेडी हमने कल वाली क्लास में भी कर लिए थे। आज भी इसके बारे में हमने पढ़ा है कि इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, कैसे उसको असेस किया जाता है, हायर ब्रेन की एक्टिविटीज कैसे वो लिंक बनाते हैं। और देखें जरा ये रीजनिंग, मेमोरी, ये सारी चीजें ऑलरेडी डन इन दिस लेक्चर। और थैलेमस भी हमने पढ़ लिया है, हाइपोथैलेमस भी हमने पढ़ लिया है, इनके सारे जो है वो काम हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये थी आज की क्लास, और फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए इंशाल्लाह फिर कल जो है वो इंशाल्लाह क्लास होगी। तो कैसी रही क्लास, और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें और अपने आइडियाज पेश कर दें कि इज इट क्लियर टू एवरी